नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की तैयारी चल रही है। उसमें हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके 26वां आपके बीच में उपलब्ध हुए हैं। अब तक जो है 25 कंप्लीट हो गए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, वीडियो की डिटेल तैयारी के लिए यह चैनल पूरी तरह डेडिकेट है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, यहाँ आपको हिंदी जीएस के बहुत अच्छे कंपाइलेशन मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे से समझाए गए हैं और डिज़ाइन भी किए गए हैं। चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए साथियों शुरू करते हैं आज का सेशन, क्योंकि वक्त आप लोगों के पास बहुत कम बचा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जो प्रश्न गलत होते हैं उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। इसी में आपका सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए देखिए, 50 प्रश्न हैं। आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का पहला प्रश्न है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। देखिए, यह पुरस्कार जो है जिस बुक को मिला है वह है वंडर्स किंग्स मर्चेंट्स। कौन सी पुस्तक है? वंडर्स किंग्स मर्चेंट्स। और यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो पैगी मोहन है। कौन? पैगी मोहन। आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। तो सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर पैगी मोहन। नेक्स्ट है, थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट है, रोग का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में कई बार आया है। पहला फैक्ट तो यह याद रखिए, थैलीसीमिया यह क्या है? एक आनुवंशिक रोग है। यह क्या प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करेगा रक्त को। किसको? रक्त को। अच्छा, यह रोग होता क्या है? तो आपको बता दें, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी? HB की कमी हो जाती है। और आपको दूसरा फैक्ट इसमें बताएं कि रक्त जो है ना बाहर से चढ़ाना पड़ता है, इतना ज़्यादा कमी होती है, मतलब रक्त बनता ही नहीं, इतनी बड़ी समस्या होती है। तो यह पूछा जा सकता है कि थैलीसीमिया रोग किसकी वजह से होता है? तो आप इसे याद रखिए, आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट है, हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव अधिक है। क्या ये सही है? जी हाँ, क्योंकि हिमालय के उत्तरी ढलान पे आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हिम वहाँ पे जमी रहती हैं। नेक्स्ट है, हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। देखिए, इस साइड की ढाल जो है, दक्षिणी साइड की यह ढाल जो है यह काफ़ी तीक्ष्ण है, लेकिन उत्तरी ढाल आप देखेंगे ना तो मंद है। दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता? भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, बताइए। देखिए, भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है। यह कौन सी सभा है? कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, तो आपको बता दें यह विधान परिषद है। कौन है? विधान परिषद। अच्छा, इसका आर्टिकल भी कई बार पूछा गया कि विधान परिषद का सृजन और उसे समाप्त करने के लिए किसके पास पावर है और कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको बता दें, इसका जिक्र जो है सृजन और समाप्त करने का अनुच्छेद जो है 169 में है। और यह पूरी पावर किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास। अच्छा, एक महत्वपूर्ण फैक्ट और बचता है कि बताइए, इस समय विधान परिषद वाले टोटल कितने राज्य हैं? तो आपको बता दें, टोटल 6 राज्य हैं जिसमें इस समय विधान परिषद है। वे 6 राज्य कौन कौन से हैं? आप उन्हें भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, एक तो आपका हो गया यूपी, उसके बाद हो गया बिहार, फिर हो गया महाराष्ट्र, फिर हो गया आंध्र प्रदेश, फिर हो गया आपका तेलंगाना, फिर उसके बाद हो गया कर्नाटक। कौन हो गया? कर्नाटक। देखिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, टोटल ये 6 राज्य हैं जिनके पास इस समय विधान परिषद है। चलिए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? पहले के टेस्ट पेपर जो लोग दे रहे हैं उन्हें पता होगा, बताइए। यह 1995 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए, यह पुराना फैक्ट है और यह 2021 में बैठक हुई थी। 2021 में। और कहाँ हुई थी? यह ब्रिटेन में ही हुई थी। कहाँ पे? ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? इंपॉर्टेंट है, 1826 में जूरी अधिनियम आया था। अब जूरी अधिनियम था क्या? तो सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, जो जूरी अधिनियम था, जूरी अधिनियम का मतलब ये था कि जो अंग्रेज न्यायाधीश होते हैं, कौन? अंग्रेज न्यायाधीश।
अंग्रेज जज जो होते थे वह किसकी सुनवाई करते थे, वह सबकी, हिंदू मुस्लिम भारतीय हो या किसी की, सबकी सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन किसी अंग्रेज के ऊपर अगर केस चल रहा है तो उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज जज ही करेंगे, हिंदू मुस्लिम और भारतीय जज नहीं कर सकते। यही था 1826 का जूरी अधिनियम। इसी का विरोध कौन किए थे, इसका विरोध बहुत जमकर राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय। आप लोग याद रखिए, जूरी अधिनियम का मतलब भेदभाव करना। अंग्रेज यह सोचते थे कि उनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, तो उनके ऊपर अगर कोई केस चल रहा है उनके लोगों के ऊपर, तो उसकी सुनवाई सिर्फ अंग्रेज जो है जज करेंगे, न कि भारतीय जज। यही था इसका भेदभाव का तरीका। चलिए नेक्स्ट है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का क्या नाम है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा इस पैमाने को बनाया गया। और यह पैमाना कौन सा है बताइए आप लोग, तो यह पैमाना है आपका क्रिस्कोग्राफ। कौन सा है, क्रिस्कोग्राफ। अच्छा, बाकी जो पैमाने हैं उसे भी देख लीजिए। कार्डियोग्राफ, यह क्या करता है, हृदय की गतिविधि जो है इसी के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट देखिए पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ में क्या है ना, आप लोग मूवी में देखे होंगे कि झूठ को पकड़ने के लिए, कई बार दिखाया नहीं जाता, झूठ को पकड़ने के लिए एक मशीन लगाई रहती है, उसे ही पॉलीग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए टेलीग्राफ। टेलीग्राफ क्या है, तो टेलीग्राफ आपको पता है कि संदेश को संप्रेषण के लिए प्रयोग किया जाता है, संदेश को भेजने के लिए टेलीग्राफ का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है, MS एक्सेल में फार्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है, वह कौन सा प्रतीक है, तो देखिए वह इक्वल टू वाला प्रतीक है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। इस रिट याचिका को कहा जाता है। देखिए रिट का जिक्र किया गया है। रिट जो है कहाँ पे इसका जिक्र हुआ है, तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट जो है वो आर्टिकल 32 में, जबकि अगर हाई कोर्ट की बात आती है तो उसे 226 में उसका जिक्र किया गया है। 5 प्रकार की रिट ये लोग जारी कर सकते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वह रिट तो होगा कौन सा, वह होगा परमादेश। किसका, परमादेश। और बाकी रिट जो है उसे भी आप लोग देख लीजिए। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब कोई बंदी हो, किसी को बनाया गया बंदी की, वो उसे कैद किया गया है कोई गुनाह की वजह से, तो रिट जारी करके न्यायालय बोल सकती है कि उसे आप सशरीर मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे आप इग्नोर कर दें, बताएं कि हाँ वो इस समय जेल में है या वहाँ है, उसे दूसरी किसी लोकेशन पे हम छुपा के रखें, तो नहीं। उसके लिए न्यायालय के पास ये पावर है कि वो उसे सशरीर अपने सामने प्रस्तुत करने की क्षमता रखती है। उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उसके बाद प्रतिषेध। प्रतिषेध जो है, निचला न्यायालय जब भी कभी अपने क्षेत्राधिकार से ऊपर जाकर कोई अगर फैसला सुना देता है तो उसे प्रतिषेध बोलते हैं। उसके ऊपर प्रतिषेध वाला रिट लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद फिर अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में भी सेम प्रतिषेध वाला ही है, लेकिन यह अधिकारियों के ऊपर लगता है। किसके ऊपर, ज़्यादा करके आप देखेंगे अधिकारियों के ऊपर। अधिकारीगण कोई ऐसे अधिकारी जिनका कार्य क्षेत्र सीमित एरिया तक था, लेकिन वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर किसी फैसले का या कार्य को निष्पादित करते हैं, तो उनके ऊपर यह अधिकार पूछा लगता है कि आपको यह अधिकार कौन दिया कि आप ऐसा कर पाएँ। तो इसलिए जो है ये रिट प्रयोग होता है। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट रिट थे वो लगभग हम लोगों ने देख लिए। आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का ये हम लोगों के संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसे जो है आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था, तो ये अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था कि यह संविधान की पूरी आत्मा है। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक हैं। देखिए यह जो मूर्ति बनी है अर्धनारीश्वर, आपको पता है कि इसमें आधा शिव की प्रतिमा बनी होती है और आधा पार्वती की प्रतिमा बनी होती है। पूछा जा रहा है यह किसका प्रतीक है, तो बताइए। तो देखिए यह जो है देव और उसकी शक्ति का योग जो है इसी का प्रतीक दिखाया गया है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है शीतला जल विद्युत परियोजना, यह कहाँ स्थित है, तो देखिए शीतला जल विद्युत परियोजना यह उत्तर प्रदेश के झांसी में है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। कौन सा रिपोर्ट है, सतत विकास रिपोर्ट 2022।
देखिए यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और आपको बता दें पहले स्थान पे फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। भारत की रैंकिंग जो है वो 121वीं है। कौन सी? 121वीं। नेक्स्ट है संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? बताइए। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा, देखिए रैंकिंग वाला जो प्रश्न था ऊपर अभी, उस रैंकिंग वाले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको बता दें 5 से 7 मिनट में पूरी रैंकिंग की वीडियो पढ़ाई गई है। आप लोग जाके चैनल में के प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके देख सकते हैं और आप उसी में देखेंगे जितने महत्वपूर्ण रैंकिंग हैं आपकी परीक्षा के लिए, जो जो भी महत्वपूर्ण है सबको कवर किया गया है। आप उस वीडियो से बहुत लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? देखिए जब संयुक्त क्षेत्र आ गया तो ऐसा है ही कि उसमें निजी भी होगा, सार्वजनिक होगा, अर्थात सरकारी भी होगा, प्राइवेट भी होगा। तो क्या हुआ? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया? तो बताइए। देखिए वह जंगल था बकस्वाहा। कौन सा? बकस्वाहा जंगल। नेक्स्ट है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? बताइए। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड, आइए देखते हैं। देखिए यह है एक एनर्जी पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। आप देखिए सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे देखेंगे आप ग्रासलैंड होता है। क्या होता है? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड अर्थात सबसे ज़्यादा हरे पेड़ पौधे होंगे। फिर इसके ऊपर निर्भर जो जीव होते हैं, खरगोश, चूहे, उसके ऊपर जो है इनके ऊपर निर्भर जीव सांप, जिसे आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, और ये टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं जो इनको खाते हैं। देखेंगे इनकी संख्या हमेशा कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा घास पेड़ पौधे होंगे, उससे कम संख्या में घास को खाने वाले होंगे। फिर जो घास को खाते हैं शाकाहारी जीव से कम संख्या होगी मांसाहारी की, और मांसाहारी से सबसे कम होगी एकदम जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, प्योर मांसाहारी होते हैं, उनकी संख्या होती है। अच्छा एक चीज़ आपको बता दें, एनर्जी पिरामिड में एनर्जी हमेशा सिर्फ 10% का रूल ही फॉलो करती है। आप लोग यह फैक्ट भी जानते रहिए। मान लीजिए यहाँ पे इन पौधों के पास 100% अगर कोई एनर्जी थी, इनकी जितनी एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% ही ऊपर जाएगा, 10% ही ऊपर जाएगा, बाकी 90% कोलैप्स हो जाएगा। अब इस 10% का सिर्फ 10% ही ऊपर जाएगा, तो ऐसे सिर्फ एनर्जी जो है 10% का ही रूल फॉलो करती है और बाकी लॉस्ट हो जाती है एनर्जी जो है। और आपको बता दें ऊर्जा या एनर्जी का जब भी पिरामिड पूछा जाए तो हमेशा ये सीधा बनेगा और खड़ा बनेगा। यही प्रश्न पूछा भी गया है। तो आप बताइए किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? तो सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, महत्वपूर्ण फैक्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यह कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। आप लोग बहुत पढ़े होंगे इनके बारे में इतिहास में। यह थे हम लोगों के फर्स्ट जो है शिक्षा मंत्री। क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री। इन्हीं की जन्म तिथि की याद में 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वह कौन कौन से थे? बताइए। तो देखिए मौर्य शासकों में अशोक और दशरथ, ये दो लोग जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। नेक्स्ट है कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? बताइए, वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? तो यह जो है MS एक्सेल से संबंधित है। किससे? MS एक्सेल। नेक्स्ट है मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यह किस देश में स्थित है? बताइए। मांजुली, देखिए मांजुली द्वीप जो है, आइए देखते हैं। देखिए ये कौन सी रिवर है? यह रिवर जो जा रही है ये ब्रह्मपुत्रा है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा है। और आपको बता दें यह एरिया जो है यह असम है। क्या है? असम। असम में पड़ता है मांजुली द्वीप और ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। बता दो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, नदी के ऊपर बसा हुआ द्वीप मांजुली द्वीप, इसीलिए यह हमेशा प्रश्न में बना भी रहता है। तो यह कहाँ पे अवस्थित है? यह भारत में अवस्थित है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में? असम राज्य में।
नेक्स्ट है सकल पर्यावरण उत्पाद, जिप राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को मापता है। जिप को मापने के लिए उपयोग की जाने वाले वार्षिक अद्यतन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? जिप। अब सबसे पहले जिप का फुल फॉर्म बताइए। देखिए, जो जिप का फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, इसे जिप कहते हैं। देखिए, जब इन्वायरमेंट को नापना हो तो सीधी सी बात है वन का प्रयोग होगा, नदियाँ जोड़ी जाएंगी, मिट्टी भी देखे जाएंगे, लेकिन उद्योग नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि उद्योग इन्वायरमेंट में नहीं बल्कि इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाने के लिए बने हैं। चलिए, नेक्स्ट है बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बनाए गए थे? तो देखिए, करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न था, पहले का करंट अफेयर है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो शब्बीर खंडवाला कौन बनवाए थे? शब्बीर खंडवाला। अब देखिए, यहाँ पे शब्द आया है बीसीसीआई, तो आप इसे थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते चलिए। बीसीसीआई फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि हम लोगों के देश की बात है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? महत्वपूर्ण डेट है, वह भी याद रखिए, 1928 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए, नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर किसे कहा जाएगा? आपको पता है कोशिका का सबसे बड़ा अगर कोई ब्रेन है, सब कुछ है, तो वो होता है नाभिक न्यूक्लियस होता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? बताइए, शाकंभरी देवी मेला। देखिए, इस मेले का आयोजन जो है वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किया जाता है। कहाँ पे? सहारनपुर में। मेला आप लोग पढ़ के जाइएगा, महत्वपूर्ण है। यूपी स्पेशल का क्लास जो है चल रहा है। सर से मैं एक बार बोल दूंगा कि इस टॉपिक पे प्रयास करें वो एक अलग से वीडियो दे दें मेले के लिए 5-7 मिनट का, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए। चलिए, नेक्स्ट है भारत के किस आधुनिक राज्य में कामाख्या मंदिर है? बताइए, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में है? तो देखिए, कामाख्या मंदिर जो है वह कहाँ पे है? असम में है। कई परीक्षाओं में पूछा गया, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, यह कहाँ पे अवस्थित है? तो देखिए, यह लाइब्रेरी जो है वह पटना में अवस्थित है। कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया यह बांसुरी वादक थे, जी हाँ, यह सही है। पंडित रविशंकर यह सितार से संबंधित है, हाँ, यह भी सही है। पालाधार रघु मृदंगम से यह संबंधित है, तो यह भी सही है। बिस्मिल्ला खान तबला से, क्या ये सही है? जी नहीं, बिस्मिल्ला खान तबला से नहीं बल्कि शहनाई से है। किससे हैं? शहनाई से। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं। देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? देखिए, इस प्रश्न का मैं एक्सप्लेनेशन देख रहा था तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन मिला। आपको बता दें, वैसे महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। क्या होता है? बाहर जाना। अगर यह ऑप्शन ए बी सी डी करके ये चारों बने होते तो इसमें आपका इनका गृह त्याग उत्तर हो जाता, सही होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि चारों चीज़ों को समाहित किया गया है, अगर ब्रॉड अर्थ में देखेंगे तो इनका प्रबोधन और तर्क जो है यह भी, और इनका महापरिनिर्वाण में क्या होता है? मृत्यु होती है। क्या होती है? मृत्यु। और आपको पता है कि बड़े लोग जब उनकी मृत्यु होती है, खास करके कोई चिंतक और बहुत ज्ञानी लोग, तो उनकी मृत्यु का मतलब यह हुआ कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो वो अपनी इस दुनिया से वह बाहर गए हैं। तो यह भी इसका अर्थ में निकल सकता है। और दूसरा जो है इनका जन्म, आपको पता है कि जब जन्म होता है तो इंसान एक नई सृष्टि में आता है, तो तब भी एक मतलब बाहर जाना महाभिनिष्क्रमण होता है। तो वैसे अगर देखें तो अगर नॉर्मली 4 ऑप्शन के आपके प्रश्न आएंगे तो उनका गृह त्याग जो है यही होगा, महाभिनिष्क्रमण। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन बना के पूछा जाए तो आप ऑप्शन नंबर डी पे जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर चारों के अर्थ निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यही ऑप्शन बनेगा आपका। बाकी आप खुद इसके ऊपर रिसर्च करना चाहें तो एक बार देख लें। आप लोगों का कमेंट सर्वोपरि रखा जाएगा, आप लोग जरूर इस पर बहस कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? बताइए। देखिए, यश भारती सम्मान यह भी यूपी का है, और काशीराम कला सम्मान यह भी यूपी का है, और संत रविदास कला सम्मान यह भी यूपी का है। तो सभी सम्मान जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉन्शियसनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए,
देखिए इस पुस्तक के लेखक विपिन गुप्ता हैं। कौन है? विपिन गुप्ता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, यह सही है। कारगिल विजय दिवस 25 जुलाई, अभी कल ही के टेस्ट में हम लोगों ने देखा 25 जुलाई नहीं होता, बल्कि कब? 26 जुलाई है, 26 जुलाई। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस, यह 30 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती पर। और आपको बता दें, गांधी जी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया? यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया। तो सही जवाब इसमें क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अंकटार द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिए। पहला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, अंकटार की रिपोर्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022। अब इसमें पहले स्थान पे एफडीआई कौन प्राप्त करता है? एफडीआई फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, अपने देश में पैसों का प्रवाह सबसे ज़्यादा अमेरिका पाया है पहले नंबर पे आप देखेंगे तो यूएसए है। सेकंड नंबर पे अगर देखेंगे तो सेकंड नंबर पे आपका चीन आएगा। तीसरे नंबर पे आपका हांगकांग आएगा, हांगकांग। आपको बता दें भारत की रैंकिंग जो है वो 7वीं पे भारत है। कौन से नंबर पे है? 7वें पे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया गया। रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान था? बताइए। जो लोग वो 5 मिनट का सूचकांक वाला वीडियो देखे हैं वो लोग तो तुरंत कमेंट करके उत्तर दिया करें। बताइए कौन सा रैंक है भारत का? तो देखिए भारत की जो रैंकिंग है वह 107वीं है। कौन सी है? 107वीं। और आपको बता दें वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर द्वारा इस रिपोर्ट को डिजाइन किया गया है। वैसे ये पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि पूछा कौन पब्लिश किया है यह तभी पूछा जाता है जब कोई बड़ी संस्था उसे बनाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? बताइए। देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में किया गया। और उत्तर प्रदेश के किस लोकेशन में? तो आपको बता दें जालौन जिला के गांव कौन सा था? कैथेरी गांव में जो है इसका अनावरण किया गया। अच्छा, महत्वपूर्ण फैक्ट ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेस से, आप ये बताइए कि टोटल कितने जिलों से यह निकलेगी? तो आपको बता दें टोटल जो जिले हैं इसमें वो हैं 7 जिले। कितने जिले हैं? टोटल 7 जिले हैं। और 7 जिले कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिए, चित्रकूट आपका हो गया, फिर हो गया बांदा, फिर आपका महोबा, फिर हमीरपुर, फिर आपका जालौन, फिर औरैया और उसके बाद इटावा। कौन सा? इटावा। ये टोटल 7 जिले हैं जहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जाएगी। टोटल डिस्टेंस जो है 296 किलोमीटर है। 4 लेन है, 4 लेन। आप लोग याद रखिएगा, भविष्य में 6 लेन बढ़ाने भर की क्षमता भी है। इतना महत्वपूर्ण फैक्ट है इसे, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। पहले भी बताया गया है, फिर भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट है, बोत्सवाना देश की श्रीमती जमाल अहमद प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 पाने वाली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बताइए। तो यह जो है व्यापार से संबंधित है। किससे? व्यापार से। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हवाई अड्डा और उसके स्थान। नागरिक हवाई अड्डा, यह कानपुर में है। जी हाँ, यह सही है पूरी तरीके से। नेक्स्ट देखिए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, यह अमोसी में है। यह भी सही है। तीसरा है BR अम्बेडकर हवाई अड्डा प्रयागराज। जी नहीं, ये गलत है। देखिए BR अम्बेडकर हवाई अड्डा यह कहाँ पे है? तो यह नागपुर में अवस्थित है। कहाँ पे? नागपुर में। अच्छा, प्रयागराज में कोई हवाई अड्डा है? हाँ, इसे बमरौली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बमरौली हवाई अड्डा। और उसके बाद सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। यह भी महत्वपूर्ण है। तो सभी हवाई अड्डे आप लोग, उत्तर प्रदेश का जो चला है सेशन, उसमें आप लोग उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल जो है उसमें आप लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्व में से किसका जन्म अंबाला में हुआ था? अंबाला में। अंबाला है कहाँ पे? यह हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। तो बताइए किसका जन्म हुआ था? तो सुचेता कृपलानी का। किसका? सुचेता कृपलानी का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्यटन सर्किट शक्तिपीठ सर्किट में आता है? बताइए। शक्तिपीठ सर्किट। देखिए शक्तिपीठ सर्किट का मतलब क्या हुआ?
आपको पता है कि शक्ति का रूप माना जाता है हिंदू धर्म में माताओं को। किसको? माताओं को। आपको पता है कि चाहे दुर्गा माता हो, चाहे आप वैष्णो देवी माता, विभिन्न प्रकार की जो माताएं हैं उनकी जो मंदिर हैं उनको जो है शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, शक्ति के रूप में जाना जाता है। उसी में देखेंगे विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल की, और अलोपी देवी प्रयागराज की, और बटेश्वर देवी देवी पाटन की, इनको जो है शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में कौन सा देश यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बन गया? करंट अफेयर में के टॉपिक में हम लोग बहुत अच्छे से इसे देखे थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगाए थे। तो ये क्रोएशिया है। कौन है? क्रोएशिया जो है यह यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बन गया। नेक्स्ट है हाल ही में कहां पर मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? बताइए कहां किया गया? तो यह आयोजन जो है कहां पे हुआ था? धर्मशाला में, और धर्मशाला है कहां पे? यह हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए भारतीय नियोजन का निर्माता। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण शब्द है। भारतीय नियोजन का निर्माता अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन जो है प्लानिंग, मतलब भारत की प्लानिंग के लिए जो आर्किटेक्चर हैं, जो इसके निर्माता हैं, उन्हें वह किसे माना जाता है? तो यह पीसी महालनोबिस को माना जाता है। किसको? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है 98 साल के इतिहास में पहली बार किसे वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया? बताइए तो वह कौन है? तो यह सूजन अर्नोल्ड है। कौन है? सूजन अर्नोल्ड। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई दिनों तक यह इंपॉर्टेंट बना रहा और समाचारों में रहा। तो यह था पोचमपल्ली, तेलंगाना। समाचारों का मतलब ये नहीं होता कि टीवी के डिबेट में आपके हो। समाचारों का मतलब ये होता है कि अब अखबारों के लेखों में जो बने रहते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। नेक्स्ट है किसी देश के सुलावेसी द्वीप पर, किस देश के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया के सबसे प्राचीनतम गुफा? नेक्स्ट है किस देश के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया के सबसे प्राचीनतम गुफा चित्र की खोज की गई? यह लगभग 45,500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है आप देख सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हम लोगों की जो आद्य सभ्यताएं हैं जहां से हम लोग पढ़ते हैं वह भी लगभग 2,500-3,000 वर्ष पूर्व से ज़्यादा नहीं है। तो आप समझिए कि हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री 3,000 वर्ष तक लगभग बता रहा है, यह 45,500 वर्ष पुरानी बात हो रही है। तो यह देखिए यह कहाँ पे अवस्थित है? तो आपको बता दें ये सुलावेसी पे मिला है और यह एक इंडोनेशिया का आइसलैंड है। इंडोनेशिया का। वैसे आपको बता दें इंडोनेशिया आप जानते होंगे 17,000 से अधिक लगभग यहाँ पे आइसलैंड है, और आइसलैंड पे बसा पूरा देश है इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा आइसलैंड इसी के पास है भी। तो यह कहाँ पे मिला है? इंडोनेशिया में। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वाड का सदस्य देश है। बताइए क्वाड में आपको पता है 4 देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 तो इसमें दिए गए हैं, उपयुक्त 3 +4 में आप ऑस्ट्रेलिया पकड़ लिए, यही 4 लोग मिलकर क्वाड बनाते। नेक्स्ट है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहाँ खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया गया? बताइए। तो इसका आयोजन जो है वाराणसी में किया गया। कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट है भारतीय सेना के किस मेजर ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? इसे क्या नाम दिया गया है? तो देखिए इसका नाम जो है शक्ति रखा गया है। क्या रखा गया है? शक्ति। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? मुक्त व्यापार समझौता, यह कार्य जो है सिंगापुर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सिंगापुर के। नेक्स्ट है AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की देखिए मेजबानी सऊदी अरब को दी गई है। किसको? सऊदी अरब को। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में इसके पहले का जो हुआ है तो आपको बता दें यह 2022 से होने वाला है, लेकिन टलते टलते 2023 पहुंच चुका है। 2023 में भी अभी नहीं हुआ है, अभी बाद में होने की उम्मीद है इसकी। और कहाँ पे? कतर में होगी। कतर में। इससे पहले यह कतर में नहीं होने वाली थी, यह कहाँ होने वाली थी? चीन में। और आपको पता है चीन कोविड की वजह से सब कुछ दांव पे लगा दे रहा है, और चीन में कोविड फैलने की वजह से चीन हाथ उठा दिया, वो बोला कि हम नहीं करा पाएंगे। तो उसकी वजह से इसे AFC ने इसे ट्रांसफ़र किया कहाँ? कतर में। तो कतर में अभी आयोजित होगा ये 2023 वाला।
और उसके बाद 2027 वाला सऊदी अरब में आयोजित होगा। आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, इस प्रकार जो है 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो है समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग फटाफट रिवीजन जरूर से जरूर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपका प्रैक्टिस ही आपका साथ देगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।